मैं और राहुल जी साथ साथ थे। वो हलवा बांट रहे थे और मैं पापड़ बांट रहा था। इस बीच बातचीत भी होती रही, उनकी सेल्फी भी चलती रही है, लेकिन वो सभी चीज़ों पे बात कर रहे थे। हिमालय में मौसम परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट अगर देखें हम तो इस सिनेरियो में, जबकि पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहे हैं, उसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे और इन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस हद तक कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होने चाहिए, कैसे डेवलपमेंट का मॉडल कैसा होना चाहिए, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्यों बदलाव आ रहे हैं, आप बताइए कि मौसम का सीधा सीधा जो मौसम बदलाव का सीधे सीधे क्या प्रभाव पड़ रहे, 1 2 3 करके ये बताइए। 2013 की आपदा पे बात हुई, फिर उन्होंने काफ़ी कुछ, उनको पहले से भी पता था कि क्या क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछने लगे। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल एक तरह से ब्लैंक स्लेट में लिखूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि ही नोज़ एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो चल रहे हैं ट्रेंड में, जो मीडिया में हैं, उनमें उनका ठीक ठाक होती है। मैंने बताया उनको कि मैंने कहा ये 335 मिलीमीटर बारिश हुई थी उस दिन 24 घंटे में, 16-17 जून की बात जो मैं कर रहा था। तो उसके बाद फिर वो मेरे से मुखातिब हो गए, फिर उन्होंने कहा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून की जो कपलिंग है उसका मैंने बताया कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उन्होंने कहा ये तो जाड़ों में होता है। तो मैंने कहा पिछले 20 साल में गर्मियों में इसकी फ्रीक्वेंसी दुगनी हो गई है, उससे 20 साल पहले जितनी थी उससे दुगनी हो गई है, ये मौसम परिवर्तन है। फिर मैंने उनको टेम्परेचर का बताया कि जो डेकेडल टेम्परेचर इंक्रीज है जो हिमालय में, वो 0.32 डिग्री पर डेकेड है, जबकि ग्लोबल जो है वो 0.16 डिग्री पर डेकेड है। तो ये दुगना है। इसका कारण मैंने कहा कि जो ये आपको सामने ढेर दिख रहा है, ये ग्लेशियर का लाया हुआ मलबा है। जब ग्लेशियर यहाँ तक था, अब ग्लेशियर पीछे खिसक गई, मलबे के ढेर पड़े रह गए। अब स्टडीज बता रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहाँ पहले बर्फ पड़ती थी वहाँ भयंकर बारिश हो रही है, उस बारिश में ये मलबा नीचे को मोबिलाइज हो रहा है। 2013 में भी ऐसी हुआ, और यही कारण है कि इस बार ये वहाँ भी हुआ, क्या कहते हैं, हिमाचल में भी ऐसे ही हुआ, कोई वहाँ बारिश हुई, और ये कपलिंग साउथ वेस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो कपलिंग है वो ज़्यादा तबाही मचा रही है। जब जब ये दोनों साथ आ रहे हैं तब तक भयानक तबाही हो रही है। तो उन्होंने कहा कब कब हुआ, 2010 का एग्जाम्पल दिया, 13 का एग्जाम्पल दिया, 22 का दिया, 21 का दिया मैंने ये, और 23 का दिया। ये बात तो सच है कि जैसे पब्लिक डोमेन में है, उनको लोगों ने बनाया है। मैं ये मानता था कि मैं उन्हें उनके इंटरव्यू देखे हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर देखे हैं। मैं कभी नहीं माना मैंने कि वो पप्पू हैं जैसे चलाया गया है। लेकिन ये मैं मानता था कि हिमालय के केस में ज़्यादातर राजनेताओं की समझ कम है, मतलब नहीं है उतने। लेकिन आई फाउंड हिम, मतलब ही हैज़ गॉट वेरी साउंड नॉलेज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की सेंसिटिविटी फ्रेजिलिटी का बड़ा नॉलेज है उनको। ये तो मैंने समझा, मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मैं किसी क्वेश्चन पे अटका नहीं। उन्होंने अच्छे से ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे उन्होंने। आप पर्यावरण की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। हम आपकी एक वीडियो देख रहे थे हमारे ही इंडिया टुडे ग्रुप में की कॉन्क्लेव की, तो उसमें आप बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को लेकर कुछ बातचीत चल रही थी, तो आप उसका विरोध ही कर रहे थे और त्रिवेंद्र रावत भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वो किस्सा थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? हाँ, ये हुआ कि बात में निकला। उन्होंने कहा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और इसका हिमालय की सेंसिटिविटी को लेकर बातचीत हो रही थी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल बद्रीनाथ जो मास्टर प्लान प्रोजेक्ट जब कंसीव हो रहा था, ये त्रिवेंद्र रावत जी के ज़माने में, मेरे को किसी ने बताया कि त्रिवेंद्र रावत इस बात में अड़ गए थे कि इतना ज़्यादा वहाँ इतना खुदाई मत करो, इतना ज़्यादा उस टेरेन से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हिमालय बहुत सेंसिटिव इलाका है। तो वहाँ पे ये बात आई, तो वो सामने बैठे थे। मैंने कहा मैंने तो सुना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि मैंने वास्तव में बोला था कि इतना नहीं होना चाहिए। हालांकि आज आप जाओगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में जिस तरह के मतलब, अब मेरी समझ ही है तो इतनी कम है कि मैं उसमें बड़ा अनिष्ट का संकेत देख रहा हूँ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। जिस लेवल पे खुदाई कर दी जा रही है, जिस डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, टेरेन को जिस डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सारी चीज़ें।
वहाँ के लोग भी जिनते थे केदारनाथ में, हम भी अभी होकर आए हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि जो पीछे खुदाई हो रही है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिस्क उसका हो सकता है। तो वही जैसा आप भी यहाँ पर अग्री कर रहे हैं। सर, केदारनाथ और बद्रीनाथ में जिस तरह से मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जब इस तरह के काम होते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, तो आपको लगता है कि सरकार ने उन रिपोर्ट्स को देखा है, समझा है, उसके तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं कि मतलब पर्यावरण की दृष्टि से भी सब ठीक रहे, कोई दिक्कत फ्यूचर में ना आए? असल में इस बीच जो शोध आ रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही आपको कि हिमालय पर किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट से ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ रहा है मौसम के गर्म होने का। और उससे क्या ग्लेशियर तेजी से पीछे खिसक रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रीय क्षेत्रों की घाटियों में जो ग्लेशियर्स थे वो पीछे खिसक गए। ग्लेशियर अपने साथ मलबा भी रखते थे, मलबा वहीं पे छोड़ दिया उन्होंने। तो घाटियों के लंबवत बहुत भारी तादाद में लूज मटेरियल है, मलबा है। रिसर्च 2021 में एक बहुत बड़ा पेपर आया है 2021 में नेचर जियो साइंस में प्रतिष्ठित, उसने आगाह किया है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो बांध है पर्टिकुलरली इस मलबे के कारण, जो मलबा घाटियों में लूज पड़ा हुआ है ग्लेशियर्स के पीछे खिसकने से, अगर बारिश तेज आती है तो वो मोबिलाइज होता है नीचे को और उसकी वजह से सारे डैम्स खतरे की जद में है। इसका एग्जाम्पल ये है कि 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा के अपर कैचमेंट में एक रॉक का चंक टूटा, उसकी वजह से पानी पिघला, बर्फ पिघली और उसकी वजह से जो लूज मटेरियल था यही वाला मलबा जो ग्लेशियर्स का, वो नीचे की तरफ को मोबिलाइज हुआ। उसने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट खत्म किया, उसने तपोवन निर्माणाधीन प्रोजेक्ट खत्म किया और उसकी वजह से 200 लोग मरे। 2013 की जो आपदा आई उसमें इतना मलबा कहाँ से आया, वो भी यही लूज पड़ा हुआ मलबा है जो नीचे की तरफ पड़ा। तो ये रिसर्चेज आ रही हैं। दूसरा ये रिसर्चेज हैं कि जैसे ये चारधाम प्रोजेक्ट है, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, इसकी वजह से जो मलबा जनरेट हुआ है वो घाटियों में उसके पानी के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, बरसात में उसके साइज को बढ़ा रहा है और इस तरह से बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इसीलिए अचानक बाढ़ें जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्लैश फ्लड है, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका मैग्नीट्यूड बहुत बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये रिसर्चेज जा रही है। मतलब ये जो शोध आ रहे हैं तो इसमें जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर में तबाही के संकेत हैं, आसार हैं, हम क्या समझ सकते हैं? दिख रहा है, हर साल दिख रहा है। आप देखिए कि अप्रत्याशित रूप से जहां बारिश नहीं होती थी वहां भयानक बारिश होने लग गई। 2013 में केदारनाथ के ऊपर कभी इतनी तेज बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश होनी थी मतलब जून जुलाई अगस्त तक आती थी, सितंबर में आ रही हैं बारिशें। सितंबर में 2021 और 2022 में कुमाऊं में तबाही हुई। 2010 में लेह में जो कि डेजर्ट है वहाँ इतनी भयंकर तबाही हुई। 2023 में हिमाचल के क्षेत्र में इतनी भयंकर बारिश नहीं होती थी, वहाँ हिमाचल में इतनी भयानक तबाही हुई। तो जहाँ नहीं होती थी वहाँ भयानक बारिश आने लगी, जब नहीं होती थी तब होने लग गई। टेम्पोरल एंड स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन्स इज बीइंग चेंज्ड कंसिडरेबली।